हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का टेक्निकल ग्रेड 2 का पेपर सॉल्यूशन। ठीक दोस्तों, इसके जो टेक्निकल के क्वेश्चन हैं 150 वो हम लोग कवर करेंगे। तो 150 क्वेश्चन के हम लोग 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्तित या अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो अल्टरनेटर की आवृत्ति होगी। अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला। एक फार्मूला होता है एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। तो एन एस जो होती है सिंक्रोनस स्पीड होती है, तो कितने पे चल रहा है? 1500 आरपीएम। 120 एफ निकालना है फ्रिक्वेंसी, एंड पी कितना है? 4 पोल। तो इससे जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। एंड 30 से जब हम लोग 1500 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? 50 बार। तो जो एफ आ जाएगी वो आ जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी अल्टरनेटर की वो हो जाएगी 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? जो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग होती है केसिंग एपीएम वाली, उसकी जो कंड्यूट वायरिंग की जो नली होती है उसकी जो मोटाई होती है वो मिनिमम होती है 1.5 मिलीमीटर के आसपास। ठीक है दोस्तों, मिनिमम 1.5 mm के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज मोटर लोड करंट होता है। तो सीरीज मोटर में लोड करंट किसके बराबर होती है? तो सीरीज मोटर अगर हम बनाएं इस तरह से, मान लिया ये आर्मेचर, एंड जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर की सीरीज में जुड़ी होती है, एंड जो आईएल होती है वो, एंड ये ऐसी होती है यहाँ से सीरीज करंट, और ये आईए आर्मेचर करंट। तो जो आईए बराबर आईएसी बराबर आईएल, सीरीज मोटर में ये कंडीशन होती है कि जो आर्मेचर करंट होती है वही सीरीज में जाती है और वही लोड पे जाती है। ठीक है, तो जो लोड करंट होती है वो क्या होती है? आईए बराबर आईएसी बराबर आईएल। अगला क्वेश्चन, क्रॉक स्क्रू नियम इंगित करता है। तो जो क्रॉक स्क्रू नियम होता है वो क्या इंगित करता है? तो क्रॉक स्क्रू नियम में, जैसे क्रॉक स्क्रू नियम में जब हम लोग स्क्रू को, ठीक है, पकड़ के किसी भी स्क्रू में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाते हैं तो जो उसकी डायरेक्शन की दिशा होती है वो बल की चुंबकीय रेखाओं की दिशा को इंगित करता है। जिस तरह से अगर हम लोग उसको टाइट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो बल की चुंबकीय रेखा को इंगित करती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीआईएस के अनुसार, बीआईएस मतलब बोर्ड, बीआईएस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति, मतलब मैक्सिमम कितनी करंट है जो लीकेज के रूप में फ्लो हो सकती है बीआईएस के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के। तो जो होती है वो होती है फुल लोड करंट का 1/5000वां भाग। ये मतलब फुल लोड का 1/5000वां भाग है। तो वो लीकेज करंट फ्लो हो सकती है बीआईएस के अनुसार। ठीक है दोस्तों, उतना करंट मान्य होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लैशर बल्ब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो फ्लैशर बल्ब होते हैं उनका उपयोग दोस्तों सजावटी प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर की होती है कितने एचपी तक की होती है? तो ये होती है दोस्तों 2200 एचपी तक की, मैक्सिमम एचपी तक की मोटर हम लोग इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीआईएस के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो एक फैन, लाइट फैन सर्किट होता है तो उसमें जो मैक्सिमम लोड होता है दोस्तों वो 800 वाट होता है। ठीक है, मैक्सिमम लोड जो होता है वो 800 वाट, एंड मैक्सिमम पॉइंटों की संख्या होती है उसमें दोस्तों 10 पॉइंट हो सकते हैं। ये एक सब सर्किट की बात होती है, लाइट एंड फैन सर्किट। और पावर सर्किट की बात होती है जब, तो पावर सर्किट में दोस्तों 3000 वाट का मैक्सिमम पावर लोड हो सकता है, 3000 वाट का मैक्सिमम लोड हो सकता है, एंड पॉइंट उसमें कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम तीन तीन पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम, एंड पावर जो होगी पावर सर्किट में वो 3000 वाट हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो जो टैकोमीटर होता है दोस्तों उससे हम लोग स्पीड मापते हैं।
ठीक है, जो टेकोमीटर होता है उसको हम लोग स्पीड मापते हैं उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए मुख्य शर्तें, मतलब सिंक्रोनाइजिंग के लिए मुख्य शर्तें क्या होती हैं। अगर दो अल्टरनेटर को हम लोगों को सिंक्रोनाइज करना है तो उसके लिए मुख्य शर्तें होंगी दोस्तों कि उनका जो वोल्टेज है एंड फ्रिक्वेंसी एंड जो फेज सीक्वेंस है वो समान होना चाहिए। तो वोल्टेज, आवृत्ति एंड फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर एक फेज वाली मतलब सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जो सिंगल फेज वाइंडिंग होती है दोस्तों उसमें कंसेंट्रिक टाइप वाइंडिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉइल पिच एंड पोल पिच इन फुल पिच वाइंडिंग। तो जब फुल पिच वाइंडिंग होती है दोस्तों तो फुल पिच वाइंडिंग में क्या होता है, जो स्लॉट्स होते हैं फुल पिच वाइंडिंग में, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से फुल पिच में आ जाती है, उसमें एक भी स्लॉट्स का शॉर्ट नहीं किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो कॉइल पिच होती है वो बराबर हो जाती है पोल पिच के, ठीक है। तो फुल पिच वाइंडिंग कंडीशन में ये होता है कि जो कॉइल पिच होती है वो पुल पिच के बराबर हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो टेपिंग स्विच होता है वो किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है। तो वो जुड़ा होता है दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है। वो जुड़ा होता है द्वितीयक वाइंडिंग से या सेकेंडरी वाइंडिंग से। अगला क्वेश्चन घरेलू उपकरणों में तापन तत्व मतलब हीटिंग एलिमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट के लिए दोस्तों नाइक्रोम के वायर का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी टेम्परेचर कितना होता है। तो जो गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसका कार्यकारी टेम्परेचर लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां किसकी आवश्यकता होती है। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ मतलब सब सर्किट में अधिकतम पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों आगे की अधिकतम पॉइंट किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो मैंने बताया कि 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड जो सब सर्किट में पावर होती है, लोड होता है, वो 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहीं पे पावर सर्किट की बात होती है तो पावर सर्किट में जो पॉइंटों की संख्या होती है वो 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो लोड होता है उसमें 3000 वाट से लोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन BH वक्र में बी का प्रतिनिधित्व करता है। तो बी दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। बी और एच के बीच में ही VH वक्र खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है, मतलब सीलिंग फैन वाली जो पंखे होते हैं उनमें कौन सी मोटर का यूज करते हैं। तो सीलिंग फैन में दोस्तों हम लोग परमानेंट कैपेसिटर या स्थायी कैपेसिटर वाली मोटर का यूज करते हैं। तो जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है जो उसका पावर फैक्टर होता है वो हाई होता है, ठीक है। एंड कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। अगला क्वेश्चन चल रहा उपकरण या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग के लिए किया जा सकता है, किसके लिए किया जाता है। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इनका उपयोग EC एंड DC दोनों आपूर्ति के मापन में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन के एक टूल किट में दोस्तों स्क्रू ड्राइवर होगा, टेस्ट लैंप भी होगी, इलेक्ट्रीशियन चाकू भी होगा। तो वाइस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन DC जनरेटर के सिद्धांत DC जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो DC जनरेटर दोस्तों फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो पावर फैक्टर क्या मतलब cos फाई का जो अधिकतम मान है वो हो सकता है 1 या यूनिटी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक पदार्थ है, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो कौन से होते हैं डायामैग्नेटिक पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते, तो उन्हें हम लोग डायामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। और इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 1 से कम होती है, ठीक है।
तो डायमैग्नेटिक पदार्थ क्या होंगे, वो होंगे बिस्मथ, एंटीमनी एंड गोल्ड। अगला क्वेश्चन, एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो जो पूर्ण प्रतिरोध मतलब एसी सर्किट में मान लिया, जब हम लोग अगर एसी सर्किट में V बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, आई जेड, ठीक है। तो जो जेड होता है वो प्रतिबाधा इम्पिडेंस होता है, वो पूर्ण प्रतिरोध कहलाता है। जेड बराबर होता है अंडर रूल आर स्क्वायर एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जेड का मान इस तरह से निकालते हैं, जो पूर्ण प्रतिरोध होता है उसे हम लोग कहते हैं इम्पिडेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान m के बराबर होता है। तो जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट नियम है, उसके उसके अनुसार m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है q, ठीक है। किसी भी मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेट ऑफ डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें जो m होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के, ठीक है। तो जब हम लोग m बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो z आ जाता है एंड q, तो m बराबर जेड क्यू, तो m बराबर जेड एंड q को यहाँ पे आई टी के रूप टर्म में लिखा है, तो q बराबर आई टी, तो m बराबर क्या हो जाएगा, जेड आई टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि सीढ़ी के तारों में मतलब स्टेयरकेस में सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले दो तरफा स्विचों मतलब टू वे स्विच की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो जो स्टेयरकेस वायरिंग में हम लोग जो स्विच संख्या यूज करते हैं तो उसमें दो ही स्विच लगते हैं, एक चढ़ते वक्त, ठीक है दोस्तों, एक चढ़ते वक्त एंड एक जब पहुंच जाते हैं उधर पे, तो दो ही स्विच यूज होते हैं, टू वे स्विच, ठीक है, स्टेयरकेस वायरिंग में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, 300 वोल्ट पैमाने की रेंज में वोल्टमीटर का पाठ्यांक रीडिंग जो है वो 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयन करता स्विच 30 वोल्ट पर है, तो वोल्टेज पाठ्यांक रीडिंग की गणना करें। तो दोस्तों चूंकि यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 300 वोल्ट के पैमाने पर जो वोल्टमीटर के पाठ्यांक की रीडिंग है वो है 40 वोल्ट, तो अब अगर चयन करता स्विच 30 वोल्ट पर है, अगर वो 30 वोल्ट पर है तो रेंज कितनी होगी दोस्तों? तो रेंज कैसे निकालेंगे, 30 इंटू 40 अपॉन यहाँ हम लोग 300, तो ये कितना आ जाएगा, जो रेंज आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 4 वोल्ट। जब 30 वोल्ट पर है तो जो वोल्टेज पाठ्यांक की रीडिंग की गणना करेंगे वो हो जाएगी 4 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर बैटरी सोलर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो जो सोलर बैटरी होती है उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं मतलब एक सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो सीरीज में अगर रजिस्टेंस जुड़े हैं तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होता है 5 5 5 सीरीज में जुड़े होते हैं, तो जो उनका आर इक्विवेलेंट होता है वो तीनों का जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15 ओम। अगला क्वेश्चन, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार अनुसार क्या होता है दोस्तों, डीसी की आपूर्ति में धनात्मक ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः क्या होते हैं? तो जो धनात्मक होता है दोस्तों पॉजिटिव उसे लाल एंड निगेटिव को नीला एंड तटस्थ तार मतलब उसको हम लोग काले कोड से इंगित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, एक 100 एम्पियर 100/5 एम्पियर अनुपात का सीटी करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर मीटर से जुड़ा है, यदि पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना करें। तो जो CTR है वो है 100/5 और 5 एम्पियर की मीटर से जुड़ा है, तो अगर रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट क्या होगी? तो वास्तविक करंट अगर हम निकालेंगे तो रियल करंट या वास्तविक करंट क्या हो जाएगी, CTR कितना है, CTR इंटू पाठ्यांक रीडिंग कितनी है, 3 एम्पियर, तो CTR कितना है इसका दोस्तों, 100/5 एंड 3, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 60 एम्पियर, तो जो वास्तविक करंट होगी वो होगी दोस्तों 60 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग में किया जाता है, तो एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हम लोग दोस्तों एडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं, ठीक है। जो मूविंग कॉइल मीटर या मीटर होते हैं तो उनमें हम लोग दोस्तों डैम्पिंग जो इस्तेमाल करते हैं वो एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, इकोनोमाइजर का प्रयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए? तो इकोनोमाइजर का यूज दोस्तों जो होता है वो बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज सिस्टम में संतुलित और असंतुलित मतलब भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो इसमें दोस्तों हम लोग 2 वाट मीटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, W1 एंड W2 का मान निकाल के, ठीक है, 2 वाट मीटर पद्धति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा मतलब लेड जो बनता है, टिन एंड सीसा का प्रतिशत होता है, तो टिन होता है दोस्तों उसमें 60% एंड जो लेड होता है वो होता है 40%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम एक इंडक्शन मोटर के पोल को दुगना कर दें तो इसकी गति क्या होगी? तो जो गति होती है वो क्या होती है, एन एस बराबर जो सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 एफ अपन पी। तो वो अगर पोल को दुगना कर देगा, अगर पी को दुगना कर देगा तो जो स्पीड होगी वो आधी हो जाएगी, ठीक है। तो गति क्या होगी, गति आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मोटर को कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है? तो जो इंडक्शन मोटर होती है इसको सबसे कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता होती है, कितनी होती है? तो जो आमतौर पर डीजल उत्पादन की क्षमता होती है संयंत्र की उसकी होती है दोस्तों 0.5 केवीए से 110 केवीए तक। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिक्षेपित स्टार इंडक्शन मोटर होता है, किस प्रकार की होती है? दोस्तों ये होती है सिंगल फेज एसी मोटर। अगला क्वेश्चन, एक नियॉन इंडिकेटिंग ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है, तो ये हो सकती है दोस्तों 5 मीटर मैक्सिमम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन थ्री फेज सप्लाई सिस्टम विच टाइप ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज यूज? थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में हम लोग जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं वो 4 पोल टाइप का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है? वो इलेक्ट्रिकली रूप में 90 डिग्री होता है, ठीक है। किसी भी मोटर में जो हम लोग स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग हम लोग जब उसमें करते हैं, ठीक है, ये मेन वाइंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाती है। तो जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकली रूप से 90 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में की जाती हैं एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि लेड एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों वो होता है तनु या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसी वाइंडिंग में अंतराल कारक के अनुपात में होता है, तो जो स्पेस फैक्टर होता है वो होता है, क्या होता है दोस्तों, वो होता है वाइंडिंग अंतराल अपॉन पोल अंतराल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीबी का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप क्या होगी? क्या कह रहे हैं, जब मोटर की गति स्थिर है मतलब जो मोटर एनआर है वो 0 है, तो जो स्लिप होती है क्या होती है, वो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होती है। अगर परसेंटेज में यहाँ पे दिया है तो परसेंटेज पूछा है, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो एन आर का मान है दोस्तों 0, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एन एस माइनस 0 अपॉन एन एस इंटू 100। तो एन एस से एन एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर जो स्लिप होगी वो आ जाएगी 100% जब मोटर की गति स्थिर है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो डीसी मोटर स्टार्टर होते हैं वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये होते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर एंड एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसे दोस्तों हम लोग फेस प्लेट स्टार्टर भी बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग सीरीज मोटर में करते हैं। एंड 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसका यूज हम लोग शंट मोटर या कंपाउंड मोटर में कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रेफर्ड हम लोग जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है इसको प्रेफर्ड हम लोग शंट मोटर में करते हैं। एंड जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम लोग शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर में
कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का टेक्निकल ग्रेड सेकंड का पार्ट 1 पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इसके पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 पार्ट में ये पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे 50-50 क्वेश्चन का। तो अभी बाद में 2 पार्ट और आएंगे, तो आप लोग इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को विजिट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।